हेलो आप लोगों को। लक्ष्य का सेट 25 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 25 सेट को आपने बनाया, मैंने एज फार एज टू माई नॉलेज मैंने उसको एक्सप्लेन किया एंड आई एम डैम श्योर कि आपको थोड़ा फायदा हुआ होगा, आप लोग जो कंसिस्टेंटली इसको बना रहे हो। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले हो तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेट्स सी, हम लोग आंसर मैच करते हैं और आपको जो चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एवर्सन का स्पेलिंग आपको पता है, टी की जगह पे एस होता है। किसी चीज को नापसंद करने के सेंस में, नापसंद की, डिसलाइकिंग, एवर्सन। सिक, साउट, सिक, एस डबल ई के का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। सिक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब, चाहना, डिजायर, खोजना, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी अगर आप यहां पे ऑप्शन देखो तो सब में ये तुम्हारा फर्स्ट है। सो फर्स्ट सेंटेंस चुनने का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके बाद आप देखो, आप ध्यान दो, लोग सोचते हैं कि ये इकोनॉमिकल है, किफायती है, सस्ता है। यहां लिखा हुआ है चीप है और लाइट है, तो जो चीप सस्ता है वो तो इकोनॉमिकल से जुड़ गया, और जो लाइट है इजियर टू ट्रांसपोर्ट, उसको ले जाने में, कहीं भी ले जाने ले आने में आसानी है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं कि मैं पहले बी रखूं, उसके बाद सी रखूं, उसके बाद डी रखूं, तो चीप से तुम्हारा इकोनॉमिकल जुड़ गया और लाइट से तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन जुड़ गया, तो बी, सी और डी एक साथ होगा, एंड इन दैट सेंस तुम्हारा आंसर ए है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 इज नॉट अ बिगर वन, डी तुम्हारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालिए। डोरमेंट मतलब जानते हो, निष्क्रिय, इनएक्टिव। यह क्वेश्चन आसान था। डेलिकेट दैट इज नाजुक, नाजुक का उल्टा स्ट्रॉन्ग। हार्ड नहीं, बोनी मतलब हड्डियों से भरा हुआ। क्रूड मतलब रफ, रफ। डेलिकेट, नाजुक का उल्टा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफिस एक वर्ड दिया हुआ है। स्टैंड ऑफिस का अगर आप पहले से नहीं भी जानते हो ना, तो जो लोगों से ऑफ रहे, मतलब अलग थलग रहे, उसको स्टैंड ऑफिस बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में, एलूफ। और अगर आप यहां पे देखो तो अगर उसका सिनोनिम देना है तो वो इंडिफरेंट हो जाएगा। इंडिफरेंट मतलब होता है किसी के प्रति उदासीन, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिलेरियस मतलब बहुत मजाकिया होता है, और बाकी दोनों वर्ड तो आप जानते ही हो। सो 7 नंबर का आंसर डी। 8 में आपके पास, ध्यान दीजिए, एक प्रोनाउन भरने के लिए दिया है, और आप अगर सोचो तो योर और योर्स में अंतर है। योर एक डिटरमाइनर है, मतलब योर के बाद योर, माई, आवर, हिज, हर, अगर जो भी लगा हुआ है, इसमें इसके बाद एक नाउन का आना कंपलसरी है, अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइनर है।
और योर्स एक प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके बाद आप नाउन नहीं रख सकते हो। बस यही अंतर है, बाकी दोनों का मीनिंग तुम्हारा ही होता है। हर और हर्ष दोनों का मतलब उसका ही होता है। माई और माइन दोनों का मतलब मेरा होता है। अंतर यह है कि माई के बाद आपको नाउन रखना होता है, माइन के बाद आपको नाउन नहीं रखना होता है। अब अगर इस रूल को आप टारगेट करो तो योर इज लग गया है, योर बुक इज होता, द बुक ऑफ योर्स होता, बस यही एक बचा हुआ है और कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे योर, या तो हम लिखते योर बुक इज या फिर योर्स इज। नेक्स्ट 9 नंबर, एक्टिव वॉइस में अगर डालना है तो तुम्हारा डी जाएगा। शी अपीयर्ड सडनली, वो अचानक सामने आ गई। अब ये यही होता है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का ही मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग के, अनएक्सपेक्टेड, अचानक। शो हर ट्रू कलर का मतलब अपना वास्तविक चरित्र या फिर नेचर दिखाना। स्टीयर क्लियर का मतलब अवॉइड करना किस चीज को, इसका मतलब होता है टू अवॉइड। एंड स्विम विद द टाइड, समय के या परिस्थिति के अनुसार चलना। एंटोनिम नेक्स्ट वर्ड का, इनहांस का, इनहांस मतलब बढ़ाना होता है तो डिक्रीज हो जाएगा, कम करना। ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालो। 12 नंबर में 12 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर व्हाट लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी में तो ये मेन सेंटेंस में हट जाएगा, व्हाट हाउ नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कन्फर्म के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। कन्फर्म टू का मतलब होता है अबाइड बाई, और इन दोनों का मतलब होता है ओबे, किसी नियम कानून आज्ञा का पालन करना, के अनुसार काम करना। नेक्स्ट, इनकरेक्टली, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, उलन में डबल एल होता है, डबल ओ भी होता है, डबल एल भी होता है। यह क्वेश्चन आसान था। दीज डिजीजेज अगर लिखा हुआ है तो यहां पे 200 डिजीजेज यहां पे आ जाएंगे, तो तुम्हारा P यहां आएगा। एंड द वर्ड कैंसर, अभी वर्ड की बात कर रहा है तो, और उसमें कैंसर मीनिंग अ क्रैब, और यही क्रैब रिजेंबलिंग अ क्रैब, तो तुम्हारा S यहां पे आ जाएगा, तो S और P होगा, तुम्हारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे नजर डालो। तुम्हारे पास फर्स्ट सेंटेंस में डी, ए, बी और ए, मतलब दो जगह, एक जगह बी और डी। डी में लिखा हुआ है ही इज। अब ही किसके लिए लगा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो हम डाल नहीं सकते। बी में देखो हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय कि ए तुम्हारा पहला सेंटेंस, और ए के बाद डी दोनों में है। तुमको टारगेट पर डाल रहा है कि बी और सी में से एक को तुमको चुनना है कि बी पहले या सी पहले। और आप अगर देखिए यहां पे, हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, हिज इमोशनल सटलिटी, टफनेस, मेक इट पॉसिबल, एंड एक्सेप्ट द इन्वायरमेंट बट टू चेंज इट। वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका इमेजिनेशन, उसके रीजन, इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं। एंड दैट सीरीज ऑफ इन्वेंशंस
इन्वेंशन का मतलब होता है ना, कुछ नई चीज हम बनाते हैं तो वो बदलने वाली चीजों को बनाने के बाद तो तुम्हारे बी के बाद सी आ जाएगा और बी के बाद सी आएगा, तो आंसर डी होगा। अप्रोच को हमेशा सेंटेंस अरेंजमेंट में मैं अगर जैसे अप्रोच कर रहा हूं, ये जरूर रखिएगा, जो आसानी से बन जाए वो बन जाए। जहां तक आपको कंफ्यूजन हो, इस अप्रोच को याद कीजिएगा कि ऑप्शन को सामने में रख के आपको इलिमिनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। सवेरे में सैनिकों को जगाने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? द वर्ड इज कॉल्ड रेवेले। ललाबाई, इसको लोरी बोलते हैं जब हम किसी को सुलाते हैं। एंथम, वो नेशनल एंथम, कोई कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ एंथम होता होगा। और सोप्रानो, हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस व्हाइल सिंगिंग, सिंगर का सबसे ऊंचा वाला पिच, इसको सोप्रानो कहा जाता है। नेक्स्ट, चूंकि यहां पास्ट है तो विल नहीं लगेगा, कॉमन एरर, आसान था इस बार, वुड। 19 नंबर क्वेश्चन, आंसर ये नॉट टू मूव होगा, डोंट मूव का नॉट टू मूव हो जाता है। नेक्स्ट, आई विश लगा है तो विश के साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, पास्ट होता है। और अगर कभी वॉज लगाना हो तो वॉज नहीं लगता, हमेशा वर का इस्तेमाल होता है। सो आई विश, आई वर, ये आई विश के साथ रूल है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल मैरिजेज इंडिकेट, सक्सेसफुल मैरिजेज का जो स्टडी है वो ये इंडिकेट करता है, एक क्लोजली रिलेटेड इज, उतना ही क्लोजली रिलेटेड है तो किस चीज से? क्योंकि तुम्हारा सी पहला है और बी है, तो बी को हम पहला नहीं ले सकते, अब हमें सी पहला लेना होगा। A solid and substantial sense of connection with the other people requires a healthy balance between positive and negative feelings. पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए अगर हमें कनेक्शन लोगों के साथ अगर अपना मजबूत रखना है तो। अब आपके सी के बाद दो जगह ए है और एक जगह बी है। अब आप अगर देखो तो बी में लिखा हुआ है क्लोजली रिलेटेड इज सॉलिड एविडेंस, उतना ही क्लोजली रिलेटेड है एक एविडेंस। किस चीज का एविडेंस? क्या वो सी के बाद बी आएगा? एकदम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मैं सी के बाद ए रखा, अब बी का जगह ए से जुड़ा हुआ है या डी से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान दीजिए और लिखिए, देखिए, इन इफेक्ट मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इंटीमेट रिलेशंस ओवर टाइम। ज्यादा पॉजिटिव और कम नेगेटिव एनर्जी जरूरी है। क्लोजली रिलेटेड सॉलिड एविडेंस दैट मैरिटल सेटिस्फैक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू, तो मैरिटल सेटिस्फैक्शन रिलेटेड है कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप ध्यान दो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहां लिखा हुआ है वो पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी है, क्योंकि इन इफेक्ट बोल रहा है तो ये मैरिटल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। और यहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा जोड़ रहा है और वो है कि समस्याओं को कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हमको बी को लास्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा है और यहां इन इफेक्ट लिखा है, तो इसी का प्रभावकारी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? और ये क्वेश्चन आसान था। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस हाउएवर लगा हुआ है, दे लगा हुआ है। पर्सनली आई डोंट एग्री विद द कंटेंशंस, मैं पर्सनली इस बात से एग्री नहीं करता, तो तुम्हारा बी, सी और डी नहीं होगा, तुम्हारा ए पहला होगा और ए के साथ तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस सी आएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है दे और ये दे
तुम्हारा मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहां पे आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम लगा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि हम सी क्यों नहीं डालें, बट नो ऐसा वर्ड है जिसको हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई और वर्ब होता तो हम उसको कंटिन्यूअस में लगा देते हैं, बट नो क्रिया नहीं है, वर्ब है बट एक्शन नहीं है। एक्शन वाले वर्ब को ही हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये लगा हुआ है तो ड्यूरेशन बताना है, और ड्यूरेशन बताने के लिए आपको या तो परफेक्ट लगाना है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और आपको चूंकि कंटिन्यूअस नहीं बना सकते इसलिए परफेक्ट में बनाना होगा। नेक्स्ट 24, आप जरा देखो, एडवर्टीजमेंट, मोस्ट पीपुल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऐसे एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होते हैं। अब एडवर्टीजमेंट कभी कुशल नहीं हो सकता, ऑथेंटिक एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, कलरफुल, बहुत चकाचौंध करने वाला। तो यहां पे मीनिंग में एडवर्टीजमेंट के साथ कौन सा वर्ड एग्री करेगा, बस यही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 25 में तुम्हारा आप ऑप्शन ए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 26, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके बारे में हम किसी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइजेंस। क्योंकि लॉजिस्टिक्स होता है वो बेसिक चीज है जिसपे मतलब सप्लाई, कन्वेंस इत्यादि, इसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। सबवर्सन, जब सरकार को अस्थिर करने की हम कोई क्रिया करते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को अस्थिर करने का। और कैमोफ्लेज, जब हम अपना स्वरूप बदल लेते हैं किसी को धोखा देने के लिए, तो कैमोफ्लेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर में फर्स्ट सेंटेंस यहां पे हाउएवर लगा है। अच्छा, पहला देख लो, बी सी ए बी। अब ए में हाउएवर लगा है तो ये फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि हाउएवर का मतलब बट होता है। सी को देखें, आपका ये और ये देखिए, फॉर 150 years साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू डिटरमाइन द सोलर कांस्टेंट, उन्होंने इस चीज को डिटरमाइन करने की कोशिश की है। और ये देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन तुम्हारे बी में है, और बी के साथ सोलर कांस्टेंट यहां भी डाल रहा है, तो तुम्हारा बी के साथ डी आ जाएगा, आंसर तुम्हारा डी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान देना। फॉर 8 आवर्स के चलते परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, ड्यूरेशन बता रहा है। लास्ट नाइट का रूल यह है कि अगर आपके सेंटेंस में पास्ट को इंडिकेट करने वाला अगर कोई टाइम का फ्रेज लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है, तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट से बनना चाहिए। अब इसके चलते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके चलते पास्ट इंडेफिनिट। और आपका ये देखना यह है कि आप ड्यूरेशन बता रहे हो या कल की घटना का, कल के हुए किसी काम का इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और वो चूंकि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कल वो 8 घंटे सोई, इसीलिए आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। इसका एक मैं रूल बताता हूं, बहुत ज्यादा उसको लॉजिक में जाने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट या पास्ट का इंडेफिनिट कहां इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में पास्ट को बताने वाला टाइम वर्ड भी हो और ड्यूरेशन भी हो, तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे। ये आप याद रखिए, एक शॉर्ट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना। इफ का 2 मीनिंग होता है, एक होता है अगर जब आप कोई कंडीशन रखते हो, और इफ का अगर मैं हिंदी में बोलूं दूसरा मीनिंग, तो वो क्या होता है, क्या का मीनिंग देता है। आई वॉन्ट टू नो इफ
यू विल डू माई वर्क। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरा काम कर दोगे। जब हम इंटेरोगेटिव को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो वहां पे कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। आप याद करना नरेशन में कि अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कंजंक्शन के तौर पे अगर WH नहीं है तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अब इफ और वेदर में अंतर यह है कि अगर इधर में उसके पहले डाउट, डाउटफुल, नॉट श्योर इस तरह का कोई वर्ड आया है संदेह व्यक्त करने वाला, तो वहां पे आप पॉपुलरली इफ का इस्तेमाल नहीं करते, वेदर का इस्तेमाल करते हो। और यहां पे लगा हुआ ये रूल आप याद रखना कि अगर डाउट या डाउटफुल टाइप का कोई वर्ड है या संदेह व्यक्त करने वाला कोई भी फ्रेज लगा हुआ है, तो आप इफ नहीं यूज करते हैं, आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे लगा हुआ है इफ, तो डाउटफुल वर्ड नहीं आएगा, अनश्योर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों में डाउट होता है। अब इन दोनों में से एक वर्ड चुनना है, और ये यहां पे इफ का वो क्या वाले मीनिंग में ही है, तो आपको अल्टीमेटली अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है जिसकी संभावना नहीं है होती। यहां लाइकली का मतलब ये लाइक से नहीं बना है, ये एक अलग ही वर्ड है, जिसकी कोई संभावना नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनलाइकली। अब ये देखो, डिड यू थिंक दैट कलरिंग बुक, वो बुक जिसमें बचपन में हम लोग रंग रंगते थे, वेयर अ डैश ऑफ योर चाइल्डहुड, कि क्या वो बचपन की चीज थी। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसको बोलते हैं कोई भूतकाल का एक बहुत आनंददायक अनुभव जो आज भी आपको आनंद देता है। फॉन्ड मेमोरी, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत प्यारा है, याद करते हो ना, तो वो चीज बड़ा अच्छा लगता है। एक्टिविटी, रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब होता है अवशेष, क्या वो पास्ट की एक सुंदर सी याद है ओनली। हियर इज समथिंग दैट विल कम एज ए सरप्राइज, कलरिंग बुक्स फॉर एडल्ट्स हैव बीन स्टिली गेनिंग पॉपुलैरिटी सिंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से एडल्ट के लिए कलरिंग बुक पॉपुलर हो रहा है। व्हाइल सम मीन सम बुक्स फोकस ऑन डैश एंड फ्लोरल डिजाइन्स, फूलों का डिजाइन पे फोकस करते हैं, और अब फिलोसॉफिकल डिजाइन, आइडियल, डीप, एब्स्ट्रैक्ट, भाव से जुड़ी हुई चीजें जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। पेंटिंग दो तरह का, चित्रकारी दो तरह का, एक फिजिकल किसी चीज का हम चित्र बनाते हैं, और एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं, कुछ तस्वीरें लाइन खींच देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, बट आप देखोगे तो अपने अपने हिसाब से जज करते हो, वही एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्लोरल डिजाइन। Others have patterns inspired by nature, animal and even angels. The most popular books are those which feature mandalas. देखो यहां से दो तीन क्वेश्चन बन रहा है। मंडल, अब ये मंडल अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड है। मंडलाज रेफर टू सैक्रेड सर्किल्स इन संस्कृत। सैक्रेड का मतलब होता है होली, पवित्र, रिलीजियस। इंसानों के जो पवित्र आत्माएं होती हैं, बड़े महापुरुष होते हैं, उनके सर के पीछे वो जो गोल सा एक प्रकाश वाला चक्र बनाया जाता है, उसी को मंडल कहा जाता है। विच हैव डैश क्वालिटीज, अब वो मंडल में ये क्वालिटीज होते हैं। प्रेयरफुल, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। थॉटफुल क्वालिटी, मेडिटेटिव क्वालिटी, या पेंसिव। अब आप इसको जरा सोचो कि मेडिटेटिव क्वालिटी या पेंसिव क्वालिटी, ये आपको डिसाइड करना है। पेंसिव मतलब होता है जब हम किसी बात को लेकर दुखी हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। यहां दुख से नहीं है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है, और ये मेडिटेशन से, ध्यान से जुड़ी हुई चीज है, तो मेडिटेटिव हो जाएगा। ठीक है। डीपली डैश, अब अगर आप देखो तो डीपली के बाद
सैक्रेड पवित्र, होली पवित्र, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। और आप ध्यान रखिए कि दो चीजें होती हैं, एक रिलीजियस होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। जब आपकी आत्मा से जुड़ी हुई चीजें होती हैं दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। और वो जो पीछे बनता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारा स्पिरिचुअल होगा। That JRD always wrote letters to his colleagues was an indication of his, वो हमेशा अपने कलीग्स को लेटर लिखते थे और ये उनके इस चीज का इंडिकेशन है। अब अगर आप देखो उनके प्रति विश्वसनीयता, स्वामी भक्ति का, ईमानदारी का, अटैचमेंट का या आभार का, तो अटैचमेंट ही होगा ना। आप किससे जुड़े हुए हो तो आप उनको लेटर लिख रहे हो। ये तो इसके लिए पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। कौन सा इनका वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं थे, अब जरा ध्यान देना। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट सब लोग पार्टिसिपेट करें। डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर पर्सनल अफेयर, कर्मचारियों के अपने हितों का ध्यान रखने वाला एक डिपार्टमेंट। वेलफेयर पॉलिसी फॉर द टारगेट ग्रुप, जो लोग हैं उनके लिए भलाई का काम। और डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस, आप ध्यान दीजिए कि पैसेज में एक चीज लिखा हुआ था, he gave his workers एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट होने पे वो इंश्योरेंस देते थे, ठीक है। उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए नहीं शुरू किया था। एंड अ पेंशन, adequate ventilation for workplace, he wanted workers to have a say, वो चाहते थे कि वर्कर्स अपना, हैव अ से का मतलब अपना ओपिनियन देना, दैट इज पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। इन देयर ओन वेलफेयर एंड सेफ्टी, वो अपना ओपिनियन दें और कंपनी को चलाने में कैसे सजेशन दे। वो A note on personal policy resulted in the founding of a पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए उनका नोट काम किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाने के लिए, इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट नहीं। सो तुम्हारा ये हो जाएगा। कौन सा जेआरडी का तरीका नहीं था, और आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखो, हिज वॉज द फाइनल डिसीजन, यहां से का मतलब डिसीजन इन डिफरेंट मैटर्स, उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता था। जबकि पैसेज में यह लिखा हुआ है कि बहुत बार ईच मैन आई हैव माई ओन वे, आई एम वन हु मेक फुल अलाउंस ऑफ द मैन्स कैरेक्टर, मैं लोगों को उसके कैरेक्टर के लिए पूरा स्कोप देता हूं। कभी कभार मैं चुप भी हो जाता, एट टाइम्स इट इन्वॉल्व्स सप्रेसिंग योरसेल्फ, बहुत बार तो अपने भावनाओं को दबाना पड़ता है, तो उनका अंतिम निर्णय नहीं होता था। एंड वी डोंट स्माइल इनफ, हम ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, मतलब ये नहीं कि हम खुश होना भूल गए हैं, हमारे जीवन में खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में, द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी, ऑथर पैसेज का कैसा महसूस हो रहा है। और आप ध्यान दो कि वो इकोनोमेट्रिक मॉडल और फ्री ट्रेड दोनों के बारे में उसने पॉजिटिव बोला है। आप ध्यान दीजिए, फ्री ट्रेड हैज डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स, फ्री ट्रेड के अपने बेनिफिट हैं, इसके अलावा दे रेंडर वैल्यूएबल हेल्प, और ये है इकोनोमेट्रिक मॉडल के बारे में। तो वो दोनों के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है। तो अगर वो दोनों के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है तो वो यहां पे दोनों में है। इकोनोमेट्रिक मॉडल का कंट्रीब्यूशन क्या है, आप ध्यान दीजिए।
आपके पास ऑप्शन नंबर, इकोनॉमेट्रिक मॉडल के बारे में उसने सी ही बोला है ना, दे डेवलप इनसाइट इनटू, और अगर आप देखिए सम इनसाइट इनटू हाउ पॉलिसी चेंजेज विल अफेक्ट, और यही चीज आपका यहां पे है, आप ध्यान दें, हाउ पॉलिसी चेंज इन पॉलिसी इन्फ्लुएंस सर्टेन सेक्टर्स। एंड इकोनॉमेट्रिक मॉडल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, और आप ध्यान दो कि आपका ये दोनों दिया हुआ है। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, और वो डायरेक्ट इनपुट नहीं देते, और ये दोनों चीजें पैसेज में क्लियरली लिखी हुई हैं। नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इनपुट बट टू सर्व एज बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड की जगह पर उसने बैकड्रॉप लगा दिया। सो ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में एक मैंने देखा इस पैराग्राफ में, वो कभी कभी क्या करता है ना कि आप अगर लोकेट करना चाहोगे, जैसे पिछले पैसेज में हमने लोकेट कर लिया, वो नहीं मिलेगा। आप खोजोगे तो वो चीजें लिखी हुई कहीं डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, और ऐसे पैसेज में क्या होगा कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से इलिमिनेट करके मोस्टली एक्सेप्टेबल ऑप्शन तक पहुंचना होगा। जैसे आप अगर देखो कौन सा चीज फार्मर्स को ऑन प्रायोरिटी चाहिए, उनकी जरूरत एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी क्या जरूरत है। अब यहां लिखा हुआ है अवेयरनेस ऑफ वेरियस नोवेल ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग। उनको ये अवेयरनेस की जरूरत है कि एग्रीकल्चर में, प्लांट प्रोटेक्शन में और मार्केटिंग में जो नया ट्रेंड है वो क्या है। यहां लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ वेरियस लाइव स्टॉक डिजीज, जानवरों का, जब मवेशियों का क्या डिजीज होता है उसके बारे में उनको जरूरी है फार्मर्स को। गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या क्या परेशानियां हैं उसके बारे में उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। और आपका पैसेज में बाकी चीजें अगर आप ध्यान दो, प्लानिंग ऑफ मेकिंग देमसेल्फ फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाने का। तो अगर ये देखो तो ऑप्शन नंबर सी में सारा चीज एक साथ आ गया, सारी चीजें एक साथ आ गई। कौन सा कंटेंट ऑफ द पैसेज से इन्फर। एक चीज और मैं बताऊं कि कभी अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन में इन्फर लिखे तो इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शंस में आपको चुनना है, इन्फर का मतलब होता है डेराइविंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स। जो फैक्ट दिया हुआ है उसके बेस पे आप एक लॉजिकल कंक्लूजन डेराइव करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस। अब उसने इन्फर पूछ दिया तो इसका मतलब कि ऑप्शन वो चुनना है जो आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो उसके बेस पे आपका कंक्लूजन क्या निकलता है। और कंक्लूजन में आपको इवोल्यूशनरी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे। ये पीपुल कमिटमेंट टू एग्रीकल्चर इज ग्रेजुअली, लोगों का कमिटमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है एग्रीकल्चर के प्रति। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रॉपरली चैनलाइज वाटर रिसोर्स इन द कंट्री, वाटर रिसोर्स को चैनलाइज करना इम्पॉसिबल है। फार्मर्स कंजर्वेटिव होते हैं बट चेंजेस से अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे। बदलाव हो रहे एग्रीकल्चर में और फार्मर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज, गांव का जो विकास है वो कैसा है, और ये चीज एक ऑप्शन तुम्हारे पैसेज में क्लियर लिखा हुआ है। डिमांडिंग a lot of study, careful planning and efficient execution, ये चाहिए होता है। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन का ऑलरेडी पैसेज में लिखा हुआ था। एंड द पिक्चर पेंटेड बाय द ऑथर अबाउट द रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पैसेज सिम्स टू बी वेरी, वो जो उसने पिक्चर बनाया है, जो उसने
पैसेज लिखा है वो कैसा पैसेज है, रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, एकदम हकीकत पे है और ऑप्टिमिस्टिक है, डिसमल है, निराशाजनक है और हतोत्साहित करने वाला है, रोजी, रोजी का मतलब जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, दैट इज ओवर ऑप्टिमिस्टिक, एंड वन साइडेड, एक पक्षीय है, सारी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर उसने सारी चीजों को एनालाइज किया है तो इट हैज टू बी रियलिस्टिक, इट हैज टू बी इम्पार्शियल। ऑप्शन लास्ट वाला पैसेज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको अपनी सोच से आंसर देना था। ये मैंने जानबूझ के पैसेज दिया था ताकि लोकेट करने वाला अगर पैसेज नहीं आके अपने अंडरस्टैंडिंग बेस वाला पैसेज आए तो आप कैसे, बस इतना ही कि जो आपने एक आइडिया लगाया पढ़ के, उसके बेस पे विद इन लिमिट रीजनेबल ऑप्शंस आपको चुनने हैं। आई होप आपका प्रैक्टिस ठीक रहा होगा, आपका अटेम्प्ट ठीक रहा होगा। अगले सेट के साथ फिर से मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।